मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज राजनीतिक समाजीकरण के आगे चर्चा करें। पिछले वीडियो में जो बातें हो गई थी उसके आगे देखें। इसमें उद्देश्य अब देखते हैं, राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहली बात, राजनीतिक समाज के प्रति आस्था उत्पन्न करना। राजनीतिक समाज का मतलब राज्य होता है। राज्य माने देश। जो राज्य, जो देश हमको जीवन देता है, जीवन यापन करने के लिए उचित परिस्थितियां देता है, वह हमको एक मनुष्य बनाता है। उस देश की संस्कृति के प्रति, पुरानी सभ्यता और इतिहास के प्रति आस्था उत्पन्न करना, क्योंकि यही संस्कृति हमारी एक पहचान होती है। विभिन्न देशों की संस्कृति, इतिहास अलग अलग होता है और वही उनकी पहचान होती है। और वही संस्कृति और इतिहास एक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों से भिन्न करती है। तो उस देश के प्रति आस्था उत्पन्न करना, ये राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य है। दूसरा है राजनीतिक समाज का सक्रिय सदस्य बनाना। कोई भी व्यवस्था व्यक्ति के द्वारा संचालित होती है। व्यक्ति जैसे होंगे, उनकी सोच जैसी होगी, उनकी प्रकृति जैसी होगी, उसी प्रकार से उस देश की व्यवस्था भी संचालित होती है, उसी रूप में ढल जाती है। यदि शासक वर्ग ईमानदार है, राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, तो वह व्यवस्था एक प्रकार की होगी और इसके विपरीत स्थिति में व्यवस्था भी विपरीत हो जाएगी। तो राजनीतिक व्यवस्था तब संचालित होगी और होती है जब वहां के लोग सक्रिय हों। कहीं पर भी यदि कोई गड़बड़ी उनको नजर आती है, कहीं कोई अव्यवस्था उत्पन्न होते हुए देखते हैं, तो उसका विरोध करना और उसको सही करने के लिए संबंधित अधिकारियों को बाध्य करना। जब तक सक्रिय नहीं होंगे कोई भी व्यवस्था चल नहीं सकती। और इसी निष्क्रियता के कारण भारत की आज इतनी दुर्दशा हुई है। भारत की जो भी दुर्दशा हुई है, इन सब का कारण मुख्य यह है कि हम सब चुप रहते हैं और केवल 5 वर्ष में हम एक बार मताधिकार का प्रयोग करके अपने आप को सक्रिय बनाते हैं। तो जनता को, लोगों को सक्रिय होना चाहिए। जब तक वे सक्रिय नहीं होंगे, देश अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। तीसरा है शासन व्यवस्था के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना। शासन व्यवस्था जैसा है, यदि वह हमारी मूल प्रवृत्ति, हमारी मूल आत्मा के अनुरूप है, तो उसके प्रति निष्ठा व्यक्त करना। और हमारे लिए सौभाग्य है कि 1947 के बाद आजादी जब मिली और हमें एक नया संविधान हमारे नेताओं ने दिया, वह संविधान हम पर थोपा गया नहीं था। और इसीलिए क्योंकि वह हमारी मूल आत्मा के अभिव्यक्त करता है, इसलिए आज भी संविधान चल रहा है। देश का प्रत्येक नागरिक भले ही अन्य किसी भी चीज के लिए वह विरोध व्यक्त करता है, लेकिन वह संविधान के प्रति एक निष्ठ है। तो उस संविधान के अनुरूप जब हमारी शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाता है, हमारी शासन व्यवस्था संचालित होती है, तो उसके प्रति हमारी आस्था भी होनी चाहिए। और इसलिए राजनीतिक समाजीकरण लोगों में शासन व्यवस्था के प्रति निष्ठा और आस्था उत्पन्न करता है। और चौथा है राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना और उसमें आवश्यक परिवर्तन करना। कोई भी व्यवस्था हमेशा एक ही रूप में नहीं रह सकती। उसमें समयानुकूल, युगानुकूल परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन होने आवश्यक हैं। क्योंकि उसमें यदि परिवर्तन नहीं होंगे तो उसमें एक रिजिडिटी या कठोरता आ जाएगी। और जब कोई भी चीज कठोर हो जाती है, वह युगानुकूल परिवर्तित नहीं हो सकती। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना, साथ ही समयानुकूल परिवर्तन करना उसमें, ताकि वह युगानुकूल परिवर्तित हो सके और काम कर सके। तो ये 4 उद्देश्य होते हैं राजनीतिक समाजीकरण के। अब देखें राजनीतिक समाजीकरण के नियामक। नियामक का मतलब होता है कि राजनीतिक समाजीकरण कौन बनाते हैं, उस पर कौन कौन से नियंत्रण होते हैं, उसको एक निश्चित आकार कौन कौन सी चीजें देते हैं, ये नियामक है। नियामक एक प्रकार का नियंत्रण है।
नियामक होता है नियंत्रण। तो राजनीतिक समाजीकरण को कौन कौन सी चीजें एक निश्चित आकार देते हैं, ये कौन कौन से देख लेंगे। सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। यदि राजनीतिक व्यवस्था उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जैसे भारत है, जैसे इंग्लैंड या अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये इटली है, जापान है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, इन सभी विकसित देशों और विशेष करके यूरोपियन देशों में उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था यदि है, जैसे भारत में भी है, तो वहां की प्रकृति, वहां के लोगों का जीवन, रहन सहन, आपसी व्यवहार, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं एक प्रकार की होंगी। लेकिन जहां पर कठोरता है, जहां पर तानाशाही है, निरंकुशता है, लोकतंत्र ऊपरी आवरण के रूप में है लेकिन अंदरूनी अन्य चीजें हैं, तो वहां की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति दूसरे प्रकार की होगी। तो जैसी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति होगी, जैसे भारत में विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है, और इस विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में लोग क्या नहीं करते, क्या नहीं कहते, सब काम करने के, सब चीज करने की छूट उनको मिल जाती है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति जैसे होगी, लोगों का समाजीकरण भी वैसा ही होगा। जैसे चीन है, चीन में लोगों का राजनीतिकरण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वहां पर तानाशाही व्यवस्था है, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है। कोई व्यक्ति शासन के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल सकता, और जैसे वह कहा, उसने कहा, वह उसी समय उसको पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है, इतनी कठोरता है। तो यही प्रकृति कि राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, यह राजनीतिक समाजीकरण को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। दूसरा है राजनीतिक समाज के अभिमुखीकरण, कि राजनीतिक समाज मतलब राज्य किस ओर झुक रहा है, उसका झुकाव किस ओर है, जन कल्याण की ओर है या भ्रष्टाचार की ओर है, या एक समन्वयकारी नीति को लेकर चलता है, दुनिया के सब देशों के साथ मिलजुल करके रहने की प्रवृत्ति से युक्त है, या अन्य किसी प्रकार का है। तो राजनीतिक समाजीकरण का अभिमुखीकरण जैसा होगा, जैसे भारत का मूल सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार के समान है, और इसी नीति को चल करके भारत आज किस प्रकार से काम कर रहा है कि दुनिया के सभी देश भारत का लोहा मानने लगे हैं। तो राजनीतिक समाज का अभिमुखीकरण, वह किस ओर झुका हुआ है, वह किस ओर आगे बढ़ रहा है, दुनिया के विभिन्न देशों के साथ समन्वय और सामंजस्य करते हुए आगे बढ़ रहा है, या दुनिया की नीति के विरुद्ध वह टकराने और संघर्ष की स्थिति को लेकर चल रहा है। जैसे चीन है, दुनिया के विभिन्न देशों को कर्जा के जाल में बिल्कुल फंसा करके उन पर अपना नियंत्रण और वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। यह चीन की नीति है। भारत की नीति वसुधैव कुटुंबकम। तीसरा है राजनीतिक समाज के मूल्य क्या हैं। राजनीतिक समाज के मूल्य, देखिए भारत में राजनीतिक समाजीकरण इस प्रकार से लोगों का हो रहा है और होता रहा है कि राजनीति में एक बार प्रवेश करो, किसी निर्वाचित पद पर पहुंच जाओ और इतना कमाओ कि आने वाले 7 पीढ़ी भी यदि खूब खर्चा करे तो भी पैसा कम न हो। यह हमारे राजनीतिक समाजीकरण का परिणाम है, और इसी का परिणाम यह है कि भारत की इतनी दुर्दशा हो रही है। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर जानना चाहिए, विचार करना चाहिए कि भारत में एक व्यक्ति यदि किसी पद पर पहुंच जाता है तो वह जीवन भर उसी पद पर क्यों रहता है। उसी के समान उसको वैभव चाहिए, शान चाहिए, शौकत चाहिए, उसका सब चीज उसी समय हमेशा जीवन भर चाहिए। वह उससे बाहर क्यों नहीं आता। सेवानिवृत्ति के बाद, पद पर नहीं रहने के बाद वह आम व्यक्ति क्यों नहीं होता। एक महत्वपूर्ण बात है। अमेरिका जैसे देश में जहां पर कि 8 वर्ष तक अधिकतम कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर काम करता है, 8 वर्ष के बाद वह एक आम व्यक्ति का जीवन यापन करता है। भूतपूर्व राष्ट्रपति था मतलब था, वो पहले की बात हो गई। अब वह केवल आम व्यक्ति के समान सामान्य जीवन यापन करता है। भारत में ऐसा क्यों नहीं होता। भारत में मृत्यु पर्यंत उसको सभी प्रकार की सुविधा चाहिए, उसको सभी प्रकार के पावर्स चाहिए। ऐसा क्यों होता है।
यह हमारी ब्रिटिश संस्कृति का परिणाम है। हम इससे आज तक ऊपर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि यही हमको सिखाया गया है, यही हमारे पूर्व नेताओं ने, यही हमारे देश में एक परंपरा डाली है कि वह हमेशा भूतपूर्व रहेगा, तो उसके साथ उचित व्यवहार हमेशा जीवन भर उसको चाहिए। ये हमारे राजनीतिक समाज के मूल्य हैं। चौथा है जनसंचार माध्यम की प्रकृति। यदि जनसंचार माध्यम अच्छे हैं, मतलब निष्पक्ष हैं, तो उसके अनुरूप राजनीतिक समाजीकरण होगा। लेकिन यदि जनसंचार माध्यम किसी एक निश्चित विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जैसे कई समाचार पत्र हैं जो विभिन्न एक विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो यदि एक निश्चित विचारधारा को लेकर के कोई भी समाचार पत्र आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, तो वह निष्पक्ष नहीं हो सकता। उसके निष्पक्षता के लिए उसके लिए आवश्यक है कि वह निष्पक्ष आचरण करे। जैसे हम प्रोफेसर हैं, हम न केवल सिद्धांतों का विवेचन करते हैं, विश्लेषण करके आपको बताते हैं, अपितु जब उसकी आलोचना हम करते हैं तो आप यह कह नहीं सकते कि हम उसके समर्थक हैं, उसके आलोचक हैं। एक बार एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा कि सर आप ऐसे कैसे हमको समझाते हैं कि जब उस सिद्धांत की व्याख्या कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि आप उसके सबसे बड़े समर्थक हैं, और जब आप उसकी आलोचना करते हुए हम आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप तो इसके कट्टर दुश्मन हैं। ये निष्पक्षता होनी चाहिए कि एक निश्चित विचारधारा को लेकर नहीं, आप राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर के आगे बढ़िए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर निष्पक्ष आचरण करिए। तो जनसंचार माध्यम की प्रकृति राजनीतिक समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण नियामक होता है। चौथा है राजनीतिक संस्कृति किस प्रकार की है। राजनीतिक संस्कृति जैसी होगी, समाजीकरण भी उसी प्रकार का होगा। और छठवां है भौगोलिकता। कई बार लोग एक स्थान से दूसरे जगह पर चले जाते हैं, एक प्रदेश, एक नगर, एक मोहल्ला को छोड़ करके दूसरे नगर में शिफ्ट हो जाते हैं, रहना शुरू कर देते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर के रहना शुरू कर देते हैं। तो जब भौगोलिक परिवर्तन होता है तो वे उस समय वहां की राजनीतिक सक्रियता से थोड़ा सा अपने आप को अलग रखते हैं, क्योंकि नए नए वहां पर गए, एकदम से जाकर राजनीति नहीं कर देंगे, एकदम से जाकर नेतागिरी नहीं कर देंगे, तो थोड़ा सा उनको समय लगता है। तो भौगोलिकता राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करती है। यह है राजनीतिक समाजीकरण की नियामक। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति राजनीतिक समाजीकरण पर निर्भर करती है। हम लोग या हमारे देश में लोग राजनीति में प्रवेश क्यों करते हैं? केवल पैसा कमाने के लिए, भ्रष्ट आचरण करने के लिए, क्योंकि वे जानते हैं जब तक राजनीति का आशीर्वाद उनके सिर पर है, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति राजनीतिक समाजीकरण पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति अन्य सभी जगह से निराश हो जाता है, असफल हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, वह अंतिम रूप में राजनीति की शरण में जाता है, और राजनीति में वह जाकर के एक बहुत बड़ा नेता बन जाता है। एक बार एक बहुत बड़े भ्रष्ट व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ हुई, तो उस नेता ने क्या कहा जानते हैं? मैं आज नहीं तो कल जमानत पर छूट जाऊंगा और जमानत पर छूट करके चुनाव लड़ूंगा, चुनाव जीतूंगा। देखिए कितना दावे के साथ बोल रहा है, चुनाव जीतूंगा और तुम पर फिर शासन करूंगा। अभी तुम्हारी बारी है, तुम मुझे जितना यातना देना है, जितना जो मुझको परेशान करना है कर लो। ये हमारे देश की प्रवृत्ति है। तो यही राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करती है। अब देखें जरा महत्व की ओर। महत्व सबसे पहले यह व्यक्ति को राजनीतिक प्राणी बनाता है। राजनीतिक समाजीकरण है, राजनीतिक प्राणी बनाएगा। राजनीतिक प्राणी बनने का मतलब है कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है, और यह इसका महत्वपूर्ण रोल है। दूसरा है राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखने या उसको परिवर्तित करने का एक माध्यम है।
राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखना है या किस प्रकार से उसका आवश्यक परिवर्तन करना है, राजनीतिक समाजीकरण उसका एक माध्यम होता है। तीसरा है राजनीतिक भर्ती का माध्यम है। यदि देश की व्यवस्था लोकतांत्रिक है, वो भी उदार लोकतांत्रिक है, तो लोगों का राजनीतिक समाजीकरण बहुत अच्छी तरह से होगा। लेकिन जैसे पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश है, यहां पर कब तक लोकतंत्र है कोई भरोसा नहीं है। और प्रत्येक शासक वर्ग पाकिस्तान जैसे देश में अपने पूर्ववर्ती शासक के विरुद्ध सभी प्रकार की कार्रवाई करता है, जबकि वह उसी प्रकार के कार्यों में वह खुद संलिप्त है, लेकिन वहां पर बदला लेने का भाव है। तो जैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी उसी प्रकार से व्यक्ति का कार्य और आचरण भी होता है। तो यह राजनीतिक भर्ती का माध्यम है। यदि उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो राजनीतिक भर्ती अच्छी तरह से होगी, मतलब लोग राजनीतिक कार्यों में भाग लेना शुरू करेंगे, अपनी सक्रियता दिखाना शुरू करेंगे, अपनी भूमिका का या अपने विचारों को अभिव्यक्त करना शुरू करेंगे। लेकिन दूसरे देशों में जहां पर की उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वहां पर लोग चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। चौथा, राजनीतिक व्यवस्था की सुरक्षा होती है। यह एक महत्वपूर्ण तत्व है कि राजनीतिक व्यवस्था की सुरक्षा राजनीतिक समाजीकरण से होती है। कैसे? जैसे इमरजेंसी की घोषणा भारत में हुई थी 1975 से 77 के दरमियान, श्रीमती गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, और जो उन्होंने आपातकाल हम पर लादा था उसे जनता स्वीकार नहीं कर पाई। परिणाम यह हुआ कि 19 महीने के बाद जब इमरजेंसी समाप्त हुई, नए निर्वाचन हुए, तो पूरे देश की जनता ने एक स्वर से इमरजेंसी को न केवल अस्वीकार कर दिया, अपितु कांग्रेस को भी बहुत बुरी तरह से परास्त किया। तो जैसा राजनीतिक समाजीकरण होगा, देश की व्यवस्था भी उसी प्रकार से संचालित होती है। और पांचवा है नई व्यवस्था को संचालित करने का माध्यम। यदि मान लीजिए देश में एक नई व्यवस्था को सूत्रपात किया जाता, शुरू किया जाता है, तो उसको चलाने के लिए भी राजनीतिक समाजीकरण का होना आवश्यक है। 1991 के पहले देख लीजिए भारत में 1991 के पहले पुरानी आर्थिक नीति थी। 1991 में नई आर्थिक नीति को स्वीकार किया गया, क्योंकि एलपीजी, निजीकरण, स्थानीयकरण और ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, ऐसे ये चीजें आने लगी, निजीकरण, ये सब चीजें आने लगी। परिणाम ये हुआ कि लोगों को नए सांचे में ढलना पड़ा। 1991 के पहले की स्थिति क्या थी और आज 1991 के बाद की स्थिति क्या है? आमूलचूल परिवर्तन हो गया आर्थिक व्यवस्था में। पहले शासन का दृष्टिकोण था ज्यादा से ज्यादा चीजों का शासकीकरण किया जाए, अब वो नहीं रहा, क्योंकि 1991 में समाजवाद का भी पतन हो चुका था। तो एक नया दृष्टिकोण लाया गया कि लोगों के जन कल्याण के लिए किसी चीज का शासकीकरण होना आवश्यक नहीं है, अपितु दूसरे तरीके से भी जन कल्याण के कार्य किए जा सकते हैं। तो ये है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण का होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, क्योंकि यही राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करता है। इसी के साथ ये राजनीतिक समाजीकरण का अध्याय समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।